हेलो हेलो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा बेटा आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी को। एक थोड़ा कमेंट आपका मैं नीचे कर लेता हूँ। बस इतना बता दिया कीजिए कि ये सर ऑडिबल और विजिबल है, तो फिर हम जो है शुरू करें क्लास को। सुरजीत पासवान, माज, अच्छा नाम है आपका, MAAZ माज। ओके, थोड़ा सा हाँ ओके है, ऑल ओके है, ऑडिबल भी है, इनविजिबल भी है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 की क्लासेस चल रही है। आज पहला दिन है इसका, चौपाल बैच नाम है बैच का। और आपको पता है कि इससे पहले हमारी 3 डेमो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। डेमो क्लास डे 1, डे 2 और डे 3, तीनों क्लासेस हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोगों को बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को जरूर मिला था, राइट। मैं अपनी जगह सही हूँ तो आप लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ जाना सीखा था। एक सेकंड, थोड़ा सा आपका कमेंट जो है बार बार ऊपर चला जाता है। अभी ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट फिर। तो बेटा आपका जो है 3 डेमो क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो गई है। आज मैं इसकी पहली क्लास यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ और मैं ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शून्य हैं, तो शून्य से ही सिखाना शुरू करें। चलिए तो प्यारे बच्चों, जो आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को लाइव ना देख करके रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो अगर आप लोगों को पहले काफी चीजें आती है तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब जो है ऐसा ओवर एक्साइटेड मत होना। दूसरे बच्चों को भी सीखने दीजिएगा, राइट। दूसरे बच्चों को भी मौका होना चाहिए, राइट। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत ही प्यारी सी एक शानदार सी लाइन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि तुम बस मेहनत के बादल बनाओ, कामयाबी की बारिश होनी तय है। यानी कि आप सिर्फ जो है मेहनत के बादल बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी की बारिश अपने आप हो जाएगी। चलिए इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारा कंप्लीट सिलेबस क्या है। देखो होता क्या है, अमूमन के बच्चे जो है ना, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और हमारा RWA सिर्फ सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। इसलिए पहली क्लास में बिल्कुल बिगिनिंग से आप लोगों को चीजें लेकर के चलूंगा। तो कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है वो बताऊंगा, और क्या क्या चीजें हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ यहां से हम शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को वैसे डेमो के टाइम में मैंने ऑलरेडी बताई थी, बट फिर भी दोबारा से एक बार बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे अब सिर्फ जो है हम पे ट्रस्ट करके हमारी क्लास में आ गए हैं, तो उन्होंने हो सकता है डेमो नहीं देखा होगा। तो मेरे लिए तो आप सारे बराबर हो, मेरे लिए आप सभी सम्मानित हैं, सम्माननीय है। शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग के एग्जाम में। ये सिर्फ आपके IBPS RRB के लिए ही काम नहीं आएगा। IBPS के एग्जाम होगा आपका, आगे आपका जो SBI का है, या फिर चाहे कल को LIC का आ जाए या कोई भी अदर एग्जाम आ जाए, सबके लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, ये हमने पिछला बैच जो आपका निकला था SBI वगैरह का, तो उसमें इतनी डीप में नहीं पढ़ा था ग्रामर को। क्यों? क्योंकि वहां पे तो 1.5-2 महीने का टारगेट था कि भाई एग्जाम 22 तारीख को लगा हुआ है, तो हमें उससे पहले पहले सिलेबस सेंड करना है। तो बच्चों को बता करके चीजें करवाई गई कि भाई आपका जो है इतना इतना चीज हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, ताकि एग्जाम तक आपको उतना सिखा दे कि एग्जाम क्रैक हो जाए, राइट। क्योंकि समय कम था, इसलिए ग्रामर उतनी डीप में उस बैच में नहीं पढ़ाया गया उड़ान वगैरह में। लेकिन इसमें आपका एग्जाम है जून में, सॉरी जून में भी नहीं है, जून में तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम अगस्त में है आपका, राइट, जुलाई अगस्त में। तो यहाँ पे बेटा ग्रामर हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब कह लो एक तरीके से जीरो से पढ़ाना शुरू करूंगा, और 0 to हीरो लेवल, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको लेकर के चलूंगा। सिर्फ सुनते रहिए बेटा, मजा आएगा। उसके बाद स्पॉटिंग एरर आपके एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, मिस स्पेल्ड वर्ड आता है आपके सामने। इसके बाद और आगे चलते हैं तो आपका जंबल वर्ड आता है, फिर आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है, या आपने दूसरे शब्दों में पैराजंबल भी सुना होगा। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स और सिनोनिम, जिसको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, राइट। तो ये सारा का सारा आपका टॉपिक होता है, सिलेबस का पार्ट है आपका। आप स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि एप्लीकेशन की क्लास है, तो आप इन चीजों को लिखेंगे, राइट। मैं साइड हो जाता हूं, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। बाकी जो रिकॉर्डेड नहीं देख रहा, जो हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है, आपको PDF हर क्लास के बाद मिलेगी, तो वहां से आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आगे चलता हूं। अब ये तो मैंने बात बताई ऊपर ऊपर से, अब क्यों ना थोड़ा सा डीप में चले, थोड़ा सा अब इसको क्यों ना हम डीप में लेकर के चले। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा गहराई से हम इसको सीखें, तो जो हमारा ग्रामर का पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है। और एक बात और, आप सभी को पता है कि IBPS RRB एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है बैंकिंग के अंदर जहां पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है, राइट। तो अगर कल को आप जो है भगवान ना करे, अगर आपके इसमें नहीं हो सका, तो आप कल को जो भी दूसरा एग्जाम देंगे IBPS का, SBI का, तो वहां पे आपको इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यहां जो तैयारी कर रहे हो वो आपको आगे भी काम आएगी, ठीक है बेटा, आगे भी काम आएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आए, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़े हुए हैं आपसे, कहीं कोई समस्या आए, मैं हूं आपके लिए बैठा हुआ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्रामर की बात कर रहे थे, तो हम इसको बेसिकली पहले तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट देखे, वैसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 यहाँ है, 2 अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है। पहला है आपका फ्रीक्वेंट पार्ट, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आता है माइनर पार्ट, और चौथा आता है रीडिंग राइटिंग सेक्शन, ठीक है। देखिए तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंट पार्ट में। तो यहाँ पे बेटा हमारा फ्रीक्वेंट पार्ट जो होता है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखते हैं अपना, टेंस, वॉइस, नरेशन, जिसको आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, नरेशन, और चौथा होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का टॉपिक होने वाला है, इंट्रोडक्शन होगा आज आपके पूरे इंग्लिश का। तो आज हम बहुत गहराई से चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो आपका टेंस हुआ, जिसके अंदर मैं आपको टेंस के रूल सिखाऊंगा कि कैसे टेंस के रूल याद किए जाते हैं, वो सब सिखाऊंगा। फिर वॉइस के अंदर आप देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के सारे रूल, कि एक्टिव है तो पैसिव कैसे बनाएं, पैसिव है तो एक्टिव कैसे बनाएं। भाई देखो, बैंकिंग के टीचर्स कहते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम में तो वॉइस आता ही नहीं है, बैंकिंग के एग्जाम में तो नरेशन आता नहीं है, तो हम क्यों सिखाएं बच्चों को। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बैंकिंग के एग्जाम में वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन सीधे रूप से भले ही नहीं आते कि एक्टिव दिया है पैसिव ढूंढो, पैसिव दिया है एक्टिव ढूंढो, सीधे रूप से कभी नहीं आते, लेकिन फाइंड द एरर में आते हैं। एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आते ही आते हैं। तो इसलिए आपका वॉइस और नरेशन मैं तो पढ़ाऊंगा, बाकी कोई पढ़ा ना पढ़ाए। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि बच्चों का ये दोनों टॉपिक स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्यारे और हमारे चहेते अंकित भाटी सर ने साफ साफ कहा है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। बच्चे हमारे बिल्कुल जीरो वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, भले ही कमजोर हैं लेकिन डेडिकेटेड है, पूरी जान लगा देंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। टीचर जितना बच्चों से प्यार करता है, RWA की खासियत है कि टीचर बच्चों से जितना प्यार करता है, बच्चा टीचर से
डबल प्यार करता है, ठीक है। तो एक बार बच्चे ने टीचर को दिल में बसा लिया तो बच्चा टीचर के लिए जान दे देगा। इस लेवल पे बच्चों की जो है वो एक सनक होती है टीचर को लेकर के, इस लेवल पे बच्चा प्यार करता है। तो इसलिए सर ने कहा है कुछ छोड़ना नहीं है, पूरी डिटेल में पढ़ाना है, चाहे समय थोड़ा 10 दिन फालतू लग जाए, 5 दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाना पूरे डीप में है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर ने आप प्रॉमिस किया है तो हमने भी आपको प्रॉमिस किया है कि पढ़ाएंगे एक चीज पूरी डीप में, लेकिन मुझे आपसे बस ये चाहिए कि जैसे जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। प्रॉमिस करो, काम चोरी नहीं चाहिए मुझे। प्रॉमिस करो, फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? करना है, बिल्कुल फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे वो पूरा फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा रीडिंग भी नहीं जानता करना, आप में से कई बच्चे होंगे जिनको रीडिंग करना भी नहीं आता होगा, तो जो बच्चा रीडिंग भी करना नहीं जानता उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लेकर के आपको जरूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई बेटा कि आपके सामने, एक सेकंड, आपका ना कमेंट बार बार नीचे भाग जाता है, एक सेकंड बेटा होल्ड करें जरा। हाँ, अभी ठीक है। चलो, काफी छोटा छोटा दिख रहा था कमेंट। हाँ, तो हमने बात करी बेटा आपका टेंस हुआ, फिर वॉइस नरेशन जिसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपने बचपन में पढ़ा होगा, राइट। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें आप कंडीशन वाली बातें सीखते हो। कैसे कंडीशन वाली बातें? जैसे मैं कहता हूं अगर वो यहां होता तो ऐसा कर देता, अगर मैं उसकी जगह होता तो आंसर कर देता, ठीक है। या अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं ये किताब खरीद लेता, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद कर देता। ये जो होता है कंडीशन लगा करके कोई सी शर्त के रूप में लगा देते हैं, अगर ये होता तो, अगर वो होता तो, ऐसी बातें जो हम बोलते हैं उसी को कहते हैं कंडीशनल। तो ये 4 टॉपिक बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। चलो अब इसके बाद और आगे चलते हैं। तो यहां पे बेटा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपका नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहां पे प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि आपके पास ये कंप्लीट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा, और यहां पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर हमें बचपन में जो मैडम पढ़ाती थी तो मैडम एक और चीज पढ़ाती थी, इंटरजेक्शन। वो तो सर आपने लिखा ही नहीं, दिमाग में आपके आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो यहां पे बच्चों हमने इंटरजेक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंटरजेक्शन का पूरा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, उसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप यहां पे पढ़ते हो। इन दोनों में जब टॉपिक पे आऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना, सुना होगा बचपन में आप लोगों ने, क्रिया विशेषण, ये सारा, राइट। संबंध बोधक, अव्ययी बोधक, विस्मयादि बोधक, ऐसे पूरे के पूरे टॉपिक के नाम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, उसके बाद फिर और आगे चलो। अगला आता है बेटा माइनर पार्ट। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? तो यहाँ पे आपका आर्टिकल, क्लॉज, फ्रेज और क्वेश्चन टैग, ये 4 टॉपिक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल, क्लॉज, फ्रेज और क्वेश्चन टैग। अभी ये क्या होते हैं क्लॉजेस, क्या होते हैं फ्रेजेस, ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक आने दीजिए तब बताऊंगा। अभी बीच में कोई टॉपिक मैं उलट पलट नहीं करना चाहता, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि बैंकिंग के एग्जाम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कि बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है तो ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे पहला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्कूल टाइम में आपने अनसिन पैसेज पढ़ा है, अनसिन पैसेज की पूरी कहानी से दे दी है, 4-5 क्वेश्चन दे दिए कि बताइए आंसर निकालिए जरा इन सबका, तो उसी को कहते हैं अनसिन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद अगला आता है क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है सर जी? तो इसमें क्या होता है कि एक लंबी सी कहानी दे दी है और उसके बीच में आपका गैप दे रखा होता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। अब वो गैप को आपको भरना है, देखा होगा आपने क्वेश्चन ऐसा, उसको कहते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि आप बैंकिंग में पहली बार पैर रख रहे हो, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब बातें तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो? तो बेटा मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आप सब बैंकिंग में नए बच्चे हो और बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है पैराजंबल। पैराजंबल यानी कि जहां पे सेंटेंस लंबे लंबे दे दिए गए, ऐसे ऐसे करके लंबे लंबे सेंटेंस दे दिए गए, अब इसको आगे पीछे करके फिट करना है, आगे पीछे करके बिल्कुल फिट बिठाना है, उसको कहते हैं आपका पैराजंबल। फिर उसके बाद और आगे चले तो यहाँ पे अगला आता है एरर, जिसको बोलते हैं फाइंड द एरर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? फाइंड द एरर के क्वेश्चंस। उसके बाद और आगे चले बेटा, अगला आता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कॉलम 1 दे दिया, कॉलम बी दे दिया, कॉलम ए और कॉलम बी, अब आपको बताना है कि उन दोनों का कॉलम कैसे फिट होगा, ये आपको टॉपिक आएगा, सिखाऊंगा। फिर वर्ड स्वैपिंग आता है, फिर आपका वर्ड यूजेस आता है, ये टॉपिक्स होते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, और ये एसएससी में नहीं दिखेंगे आपको। एसएससी में हद से हद आपको दिखेगा कॉम्प्रिहेंशन दिख गया तो दिख गया, पैराजंबल दिख गया, एरर दिख गया, या फिल इन द ब्लैंक दिख गया, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये सब नहीं दिखेगा आपको। वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूजेस, ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ये मान रहा हूं कि अभी आप लोगों ने थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, तो अब मैं चलता हूं आगे, शुरू करें। तो हल्का फुल्का पढ़ाई भी आज कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। करना शुरू करें, सुनो ध्यान से, देखिए आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिसके लिए आपने बैच परचेस किया है वो है आपका आईबीपीएस आरआरबी। तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपके अंदर आ जाए उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए पहले क्लैरिटी, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, तो थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से आ जाए आपके दिमाग में, इसलिए देखो होता क्या है, जो बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं बेटा, तो बैंकिंग का बेसिकली 2 तरीके से आपके एग्जाम निकलते हैं, 2 तरीके से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। एक होता है जो आईबीपीएस नाम की बॉडी है जो एग्जाम लेती है, और एक आपका एसबीआई होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका आरबीआई निकाल ले कभी, या प्राइवेट सेक्टर के बैंक निकाल ले कभी, तो एक अलग चीज है। आईबीपीएस बेटा 2 तरीके से एग्जाम निकालता है, एक होता है कॉमन आईबीपीएस, सिर्फ इसी नाम से निकालता है, और एक होता है आईबीपीएस आरआरबी, जिसके लिए आपने बैच खरीदा है। कई बच्चों को ये पता नहीं था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि ट्रांसपेरेंसी बन जाए, है ना। तो एक आईबीपीएस कॉमन आईबीपीएस होता है, एक हो गया आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है। अब इसके इन सभी के अंदर 2 तरीके से फॉर्म आते हैं, इसके अंदर भी 2 नहीं 3 तरीके से हम कह सकते हैं, क्लर्क, पीओ और एसओ। वैसे यहां पे भी क्लर्क, पीओ और एसओ, यहां पे भी क्लर्क, पीओ और एसओ, ठीक है। क्लर्क, पीओ, एसओ। लाइव लेक्चर ऑफ हो गया हिंदी का, अच्छा पता नहीं बेटा, वो हिंदी वाली मैडम जानती होगी ना। एक ही टाइमिंग पे दोनों क्लास चलती है आपकी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी सेम टाइम पे चल रही है। जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है हिंदी ले ले, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश ले ले। तो भाई अब आप उनका सवाल मेरे से पूछोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं तो नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो है ना। चलिए मुद्दे पे आओ। तो बैंक जो है 2 तरीके से एग्जाम लेता है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाता है कि आपको पता रहे कि मैं किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। बैंक 2 तरीके से एग्जाम ले रहा है, एक होता है आपका आईबीपीएस की बॉडी और एक होता है एसबीआई की बॉडी, ठीक है। आईबीपीएस जो होता है उसमें 2 प्रकार से डिवाइड हुआ एग्जाम निकालने का, एक होता है आईबीपीएस कॉमन वाला और एक होता है आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है। आईबीपीएस जो है वो 3 एग्जाम, क्लर्क, पीओ, एसओ, वही आईबीपीएस आरआरबी भी 3 एग्जाम निकालता है, क्लर्क, पीओ, एसओ। फिर वैसे आपका एसबीआई 3 एग्जाम निकालता है, क्लर्क, पीओ, एसओ। और इनके अंदर, अब इनके अंदर जो होता है बेटा, अगर आपने एसबीआई का फॉर्म भरा है तो आपको पता है कि भाई देश में मेरा कहीं पे भी ज्वाइनिंग आएगा एसबीआई के अंदर ही। लेकिन आईबीपीएस में क्या होता है बेटा, 11 बैंक होते हैं। कितने बैंक होते हैं? तो 11 बैंक होते हैं। तो आप जब फॉर्म भर रहे होते हो या एग्जाम दे रहे होते हो तो यू हैव नो आइडिया कि कौन से बैंक में आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। ये बातें हो सकता है शायद आपको ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया, राइट। क्योंकि आप जब आईबीपीएस का फॉर्म भर रहे होते हो या एग्जाम लिख रहे होते हो तो आपको भी नहीं पता कि इन 11 में से किस बैंक में मेरी नौकरी लगने वाली है, राइट। लेकिन ये तय है कि 11 के 11 सरकारी हैं, 11 के 11 सरकारी हैं, ये तय है। चलो क्लियरिटी आई कुछ। तो अभी जो आपने बैच खरीदा है ना वो ये वाला बैच है, आईबीपीएस आरआरबी का। समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर हुआ? तो अभी ये वाला बैच जो है इसका एग्जाम 22 तारीख को आ रहा है, इसका बैच अलग चल रहा है, और ये वाला जो बैच है बच्चों आईबीपीएस आरआरबी का, तो ये आपका बैच आज से स्टार्ट
हो चुका है। और यही एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है, बाकी ना इसमें चॉइस है ना इसमें चॉइस है, ठीक है। इसमें तो इंग्लिश ही आती है, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है। कुछ क्लियर हुआ? ट्रांसपेरेंसी बनी? बताओ जल्दी से, पारदर्शिता हुई? चलो, अगर आप लोगों को बेटा ट्रांसपेरेंसी हो गई और अब आपको पता चल चुका है कि फाइनली मैं कौन से बैच को पढ़ रहा हूं, कौन सा बैच एक्चुअल में मैं देख रहा हूं, अब मुद्दे पे आते हैं। देखो, हालांकि ये सारी चीजें कई बच्चों को पहले बता दी गई होती है, लेकिन क्योंकि हमने बताया कि बिल्कुल बेसिक से जीरो से बताना है, तो कई बच्चे जो है डेमो देखे बिना भी अंकित सर के नाम पे चाहे हमारे नाम पे एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए तो बताना हमारी प्रायोरिटी बनती है। चलो अब पढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, कौन सा है? वो आपका इंग्लिश है, जो कि मैक्सिमम बच्चों की कमजोरी होती है ना। आप में से भी कई बच्चों की कमजोरी यही होगी कि सर बाकी सब हो जाता है, इंग्लिश ही नहीं होता है, सब हो जाता है, इंग्लिश ही नहीं होता है ना। और इंग्लिश से डरते हैं बच्चे, फोबिया हो जाता है इंग्लिश का कि सर इंग्लिश ही नहीं हो पाएगी, इंग्लिश ही नहीं हो पाएगी। यकीन मानो बेटा, हो जाएगी, मेहनत तो लगेगा। मैं जैसे आपको मेहनत करने को कह रहा हूं वैसे करते रहो, इंग्लिश मैं करवा के निकालूंगा, आपका गारंटी है। इंग्लिश बेटा, एक्चुअल बात क्या है कि इंग्लिश जो है ना वो एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। क्या होता है बाबू? इंग्लिश जो है ना ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है एक लैंग्वेज या कहो तो भाषा, है ना। सब्जेक्ट होता है जैसे आपका रीजनिंग है, मैथ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब जो होते हैं ना वो आपके क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगाली, ये सब आपके क्या है? भाषा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है ना इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ें तो ज्यादा जल्दी समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अच्छा, अब इन लैंग्वेज को बोलने के लिए हमको कुछ साउंड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? साउंड की जरूरत होती है, ठीक है। अब इन साउंड को बाबू हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इन्हीं साउंड को जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको ही कहा जाता है अल्फाबेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? तो अल्फाबेट कहा जाता है। अब मुझे बताइए कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। सर आज एडिटोरियल की क्लास नहीं हुई। अरे बेटा, एडिटोरियल की आज क्लास नहीं हुई थी, कुछ वायरिंग का इशू आ गया था इसलिए नहीं हुई थी। बताइए, आज कुछ वायरिंग का इशू आ गया था बेटा, इसलिए आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई थी। इसलिए मेरा सवाल आपसे था कि इंग्लिश जो है एक भाषा है। अब एक भाषा, इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं? बहुत बढ़िया बेटे, क्या बात है, आप सारे बच्चे 26 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत जवाब है आप सभी का। तो इंग्लिश के अंदर बेटा सिर्फ एक अल्फाबेट होता है। कितने अल्फाबेट होते हैं? सिर्फ एक अल्फाबेट होता है, ठीक है। अच्छा, इस अल्फाबेट के अंदर जो हमारे लेटर्स होते हैं, इसके अंदर जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, ये होते हैं 26, ठीक है। जो लेटर होते हैं ये होते हैं बेटा हमारे पास कितने? ये होते हैं 26। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब इन 26 में हम क्या करते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है आपका वॉवल, वॉल कहते हैं इसको, और दूसरा होता है बेटा आपका तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉल और कॉन्सोनेंट। वॉल होता है बेटा आपका कितना? तो ये होता है आपका 5 और कॉन्सोनेंट होता है आपका 21, राइट। वॉल होता है 5 और कॉन्सोनेंट होता है आपका 21। अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है बेटा, किसी भी भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक एक वर्णमाला कहलाती है। ए से, ये मिट गया है, तो ए से लेकर के जेड तक बेटा ये एक अल्फाबेट माना जाता है, ध्यान रखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो क्या बोलोगे? एक ही अल्फाबेट होता है, ए से लेकर जेड तक एक ही अल्फाबेट है, ठीक है। लेटर होते हैं 26, लेटर होते हैं 26, अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है, ए टू जेड। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा गया है कि शी हैड लर्न्ड all the alphabet, she had learned all the alphabets when she was only 5 years old। तो वो मात्र 5 साल की थी तो उसने सारे अल्फाबेट्स लर्न कर लिए थे। तो यहाँ पे ऑल द अल्फाबेट्स कैसे हो सकता है यार? ये तो गड़बड़ हो गई। ऑल द अल्फाबेट्स इसका मतलब हो गया कि दुनिया की सारी भाषाएं पढ़ ली उसने? नहीं, एक भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है बेटा, ठीक है। एक भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख दे, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ऐसे करके कह सकते हैं, ठीक है। शी हैड लर्न ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, या ऑल द लेटर्स कह लो, या फिर सीधा का ऑल द अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं होगा, सिर्फ अल्फाबेट कहलाएंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स नहीं होगा, सिर्फ अल्फाबेट कहलाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हाँ कि ना? कमेंट करके बताइए एक बार मुझे, क्योंकि अल्फाबेट जो शब्द है वो अपने आप में ही बेटा ए से जेड तक की बात को बता चुका है, तो इसलिए हम अल्फाबेट्स नहीं लगाएंगे। एक भाषा में एक ही वर्णमाला कहला होती है, एक भाषा में एक ही वर्णमाला होती है, ठीक है। अब हम इसकी अगर हिंदी में बात करें बेटा, तो इसको टोटल हिंदी में अगर हम बात करें सारे वर्ड्स को, तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, लैंग्वेज का मतलब हो गया बेटा आपका भाषा, ठीक है। भाषा, लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया बेटा आपका? तो भाषा। अरे यार, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। लैंग्वेज का मतलब हो गया आपका भाषा, ठीक है। अल्फाबेट, इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपका? वर्णमाला। क्या हो गया? तो वर्णमाला। अच्छा, लेटर, इसको कहते हैं बेटा वर्ण, लेटर को ही कहा जाता है वर्ण। और वर्ण दो प्रकार के हुए, वॉल और कॉन्सोनेंट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वॉल को कहा जाता है बेटा स्वर, और कॉन्सोनेंट को कहा जाता है व्यंजन। स्वर और आपका बेटा क्या? व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। ओहो बेटा, आपके ना कमेंट्स को रीड करने में मैं टाइम लगा दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? ये बताइए। हिंदी की क्लास नहीं चल रही, हिंदी की क्लास नहीं चल रही, मैं परेशान हो गया आप लोगों से, हद हो गई। अब या तो मैं अपनी क्लास छोड़ करके हिंदी वाली मैडम को कॉल करूं कि मैडम क्या बात है, आपकी क्लास क्यों नहीं चल रही है, और या तो मैं फिर आपको पढ़ाई लूं। एक ही चीज हो सकती है यार। आप लोग अगर हिंदी लेने वाले स्टूडेंट थे तो फिर आप इंग्लिश में आई क्यों? बताओ, इंग्लिश की क्लास में। हद हो गई। रुको, अब 1 मिनट टाइम दो मुझे। एक सेकंड बेटा, कॉल लग नहीं रहा, कोई बात नहीं बेटा। तो अभी चल जाएगी हिंदी की क्लास, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे को अपना पढ़ाने दो ना। आप बार बार वही बात करोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? हाँ, हिंदी की नहीं चल रही, हिंदी की नहीं चल रही। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपके सामने यहाँ पे मैं बैठा हूँ।
बीच बीच में अपनी बात कहने लग जाते हो सर, हिंदी 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 ही की क्लास लेनी थी, तो आप इस क्लास को भी छोड़ो और वेट करो, मैं हिंदी वाली मैम पढ़ाना शुरू कर देगी। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो गई हो, या हो सकता है कि जो है उनका कुछ टेक्निकल इशू आ गया हो। हाँ नहीं तो चलो हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया ना सारा मामला, आपको सारा क्लियर हो गया यहाँ तक जो मैंने आपको बताया। इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है बेटा, इंग्लिश जो होता है ये एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। लैंग्वेज बोले तो भाषा होती है, भाषा और बोली में फर्क होता है बेटा, ठीक है। इंग्लिश एक भाषा होती है, राइट, और उसमें एक अल्फाबेट होता है, हर भाषा का एक अल्फाबेट होता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में अल्फाबेट आपका क्या होगा, हिंदी में वर्णमाला क्या होगी, अ से लेकर के टोटल क्या तक, है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपका जो अल्फाबेट है इसको हम लेटर्स में डिवाइड करते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा है पूरा, तो 5 वॉल होगा, 21 कॉन्सोनेंट होगा आपके, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा बढ़ता है। अब यहाँ पे एक चीज और, भाषा और बोली में फर्क भी होता है। अब जैसे एक बात बताओ, मैं हरियाणवी में जैसे मैं बात करता हूँ, ओ भाई कितना लगा छोरे, ठीक है, तो ये भाषा है बोली है। मैं अगर यूपी की भाषा में बात करूँ आपसे, अलाली क्या कर रहा है छोरी कर सर, तो ये बताओ भाषा है कि बोली है, राइट। इसके अलावा और मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मिथिली की बात करूँ, पागल है कभी करी, तो ये भाषा है या बोली है। तो भाषा और बोली में फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के हिसाब से बात करूं तो नुंगाई ब्रा तारिकनुंगा, ठीक है, तो ये जो शब्द है ये आपका वहां की भाषा में हो गया, नागालैंड मणिपुर में आप कैसे हैं उसको कहा जाता है नुंगाई ब्रा, ठीक है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये भाषा है या बोली है, तो इनको बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इनको बोली कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और बोली में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, भाषा और बोली में डिफरेंस ये होता है कि भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है। क्या कहे, भाषा का खुद का अपना क्या होता है, व्याकरण होता है, ठीक है। भाषा का खुद का क्या होता है बेटा, तो व्याकरण होता है, ठीक है। वैसे बंगाली की बात करें तो अमीना दरकार इमोनाचे कतोजाची, तो ये जो आपका हो जाएगा ना, भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो मान करके चलिए, अगर मैं हरियाणवी में किसी को कहता हूं कि कित जान लग रहा है, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा ना, कित जान लग रहा है, तो कॉपी की मात्रा कित जान लग रहा है। तो यहाँ पे देखो क जो हमने यूज किया, ये जो हमने क यूज किया, थ यूज किया, तो ये हमारा बेटा क्या है, हिंदी वाला ही तो है ना, हिंदी वाली तो शब्द आ रहे हैं ना, हिंदी वाला ही तो हमारा ये यूज हो रहा है, स्वर व्यंजन, ठीक है। इसके लिए अलग से तो नहीं लाना पड़ा हमको। लेकिन वही अगर मैं उर्दू की बात करूं, ठीक है, यही अगर मैं बंगाली की बात करूं, यही अगर मैं पंजाबी की बात करूं, तो उनके लिखने का तरीका अलग होता है। बंगाली अलग तरीके से लिखी जाती है ना, वही आपका उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, पंजाबी को गुरुमुखी कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना। हमारी देवनागरी लिपि होती है हिंदी, ठीक है, तो अलग तरीके से लिखी जाती है। तो जिसके लिखने का तरीका अलग होता है, जिसका व्याकरण होता है, उसे भाषा कहते हैं। अब सबको क्लियर हो गया है, कमेंट करके बताइए सबको क्लियर हो गया भाषा और बोली में क्या फर्क होता है। तो भाषा जिसकी खुद की ग्रामर होती है, जिसका खुद का व्याकरण होता है, जिसके खुद के लिखने का तरीका होता है। अगर मैं ये कहता हूं यूपी की भाषा में हैगलाली का कर लग रही छोरी कित जा रही है, तो वहां पे हम जब बोल रहे हैं का कर रही है छोरी, तो वहां पे जो हमने लिखा उसको का कर रही है छोरी, तो छ से, है ना, तो वो आपका हिंदी वाले उसमें तो यूज करके लिखा। चलिए आगे चले। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है, भाषा और बोली का फर्क क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। इतनी बात मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब किसी का एग्जांपल लेते हैं आप ही में से, चलो कोई एक्सवाइजेड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा डी, ठीक है। सिर्फ क्या डी लिखने भर से सामने वाला इंसान समझ पाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या सिर्फ डी लिखने से सामने वाला इंसान समझ पाएगा, हाँ नहीं समझ पाएगा भाई। डी से तो बहुत कुछ हो सकता है, डी से डॉग हो सकता है, डी से जो है आपका दिव्या हो सकती है, डी से जो है बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं बेटा डी जो है इसके साथ, डी से दिल्ली हो सकता है, अभी चुनाव हुए हैं दिल्ली में, है ना। तो कहने का मतलब है कि डी से जो है हम कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो हम कहेंगे कि डी जो है बेटा ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट लेटर है, हिंदी में वर्ण है, हिंदी में वर्ण या इंग्लिश में लेटर है। सिर्फ डी लिखने से तो बात खत्म नहीं होगी भैया, हमें तो और भी चीजें चाहिए। तो हमने इसके आगे इसको ऐसे जोड़ा कि DIVYA, ठीक है, DIVYA, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये डी एक लेटर था, आई लेटर हुआ, VYA सारे लेटर हुए। सारे लेटर्स को अब मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, इन सारे लेटर्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, ये बन गया वर्ड, है ना। डी एक लेटर हुआ, IVYA क्या बन गया, दिव्या, तो ये हमारा एक वर्ड बन गया है। यस और नो, जल्दी से बताइए, है ना, बन गया ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा आपका जो दिव्या जो शब्द था ये हमारा एक वर्ड बन गया। अब सिर्फ दिव्या लिखने भर से तो बात नहीं खत्म हो सकती हमारी, तो हमें इसके आगे और भी लिखना पड़ेगा। तो दिव्या कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है, दिव्या कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है बेटा। तो यहां पे आप देखिएगा कि दिव्या कुक्स टेस्टी फूड, तो दिव्या ये हमारे पास एक वर्ड हो गया, कुक्स ये भी हमारे पास बेटा एक वर्ड हो गया, टेस्टी ये भी एक वर्ड हो गया, और फूड ये भी एक वर्ड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, वर्ड 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 लेटर से मिलकर के बन गए थे वर्ड, और सारे वर्ड को जब हमने एक साथ जोड़ दिया, यहां से लेकर के यहां तक जब हमने पूरा एक साथ जोड़ दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कह देंगे सेंटेंस बन गया। सर ये तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, राइट। दोबारा से समझाता हूं बेटा क्या कहा मैंने। देखो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने डी से, मैंने सिर्फ डी लिखा, डी से भाई, डी से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई डी हमारे पास एक सबसे लास्ट सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। सर ये बैच मैंने सिर्फ आप ही के लिए लिया है, मैंने आपसे पहले पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो डी लिखा हुआ है आपका, ये हमारा क्या है, एक लेटर है। सिर्फ एक लेटर कहने भर से तो बात नहीं खत्म हो सकती, तो हमने इसके आगे और भी लेटर अपने जोड़ दिए, DIVYA क्या बन गया, दिव्या। तो दिव्या जो है बेटा ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, सारे लेटर को जोड़ दिया, क्या बन गया, वर्ड बन गया। और इन वर्ड को हमने और लिखा, ये भी एक वर्ड है, 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 सारे वर्ड को जोड़ दिया, तो हमारा ये क्या बन गया बेटा, तो ये हमारा बन गया एक सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है। देखो क्लियर होता जाए ना तो बस इतना लिख दिया कीजिए, ऑल डन, ऑल क्लियर, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि यस यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मैं बहुत आराम से आगे बढ़ सकूं, ठीक है, बहुत आराम से आगे बढ़ सकूं। अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया है सो मैं आगे चलता रहूंगा फिर। चलो देखो तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है, तो अब इसके आगे चले, तो यहां पे इसकी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो जो लेटर होता है बेटा, लेटर को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं बेटा, लेटर को कहा जाता है वर्ण या फिर अक्षर भी कहते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के, सुना है ना आपने, वर्ण या अक्षर कुछ भी कह लो, ठीक है। चलो उसके बाद वर्ड जो होता है इसको कहते हैं शब्द, ठीक है। लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, यानी कि वर्ण अक्षरों से मिलकर के बनता है हमारा शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है बेटा, वाक्य।
शब्दों के मेल से क्या बनता है बाबू? तो वाक्य बनता है ना। लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। समझ में आ गई सबको बात? लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई है, तो अब इसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो, जब तक हमारे पास कोई भी वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं लिखा हुआ है तब तक तो ये सेंटेंस है। अब अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? वर्ड का ग्रुप सेंटेंस कहलाता है। इसको पूरा ऐसे बोलेंगे, इसकी पूरी कहानी ये होगी, लिखना मेरे साथ, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का वो समूह जिसकी अपनी कोई मीनिंग हो, यानी कि अपना खुद का कोई मतलब निकले, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिखवाने की जरूरत तो नहीं होगी, ऑब्वियसली आप लोग इतना तो इंग्लिश जानते ही होंगे। ठीक है, हाँ नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं। लो सर, पीडीएफ मिल ही जाएगी तो क्या नोट्स बनाना जरूरी है? बेटा वो आपकी मर्जी है, बेटा वो आपकी मर्जी। चलिए, बिल्कुल आदर्श पांडे, देखिए मुझे लगता है ना आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने करियर को लेकर के। मुझे लगता है आप लोगों को मुझे अलग से टाइम देना पड़ेगा। देखो बेटा, अभी क्लास में डिस्टर्ब मत करो, बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग पूछने। सर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूं, मैंने बैच ले लिया, क्या मैंने गलत तो नहीं किया? या कई बच्चे कह रहे हैं सर मेरा ग्रेजुएशन, मेरा एक बैक लग गया था, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो एक काम करते हैं, मैं जो है ना अपना आज टेलीग्राम का ना मैं अपना कॉलिंग का ऑप्शन आज खोलता हूं। ठीक है, एक काम करना, 6 बजे के बाद, आफ्टर 6 PM 6 बजे के बाद मैं अपना टेलीग्राम का ना कॉलिंग ऑप्शन खोल दूंगा। ठीक है, आपको जो भी पूछना है आप मेरे को वैसे कोशिश करना, पहले तो टेलीग्राम पे लिख करके भेज दो, क्योंकि अब चैटिंग का ज्यादा टाइम होता नहीं, तो अगर छोटा मोटा सवाल होगा तब तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। लेकिन अगर लगता है थोड़ा लंबा चौड़ा है तो टेलीग्राम पे मैं कॉलिंग ऑप्शन खोल दूंगा, आपको जो पूछना है आप पूछ लेना। मैं अपने लैपटॉप पे काम भी करता रहता हूं और आपसे बात करके आपको समझा भी दूंगा। लेकिन कोशिश रखना कि शॉर्ट में पूछ लो। ठीक है, लंबा नहीं जाना चाहिए, शॉर्ट में पूछ लो कि सर मेरा ये डाउट है, प्लीज मुझे बता दो, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, और दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा बेटा आपको, आप लोग तो टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ ही गए होंगे, राइट? टेलीग्राम के ग्रुप में तो आप सारे बच्चे जुड़ी, सर आपकी आवाज बहुत प्यारी है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम के ग्रुप में तो आप जुड़ ही गए होंगे, तो एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, आज फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूं ताकि आगे आप परेशान ना करो, मुझे आगे की क्लासेस में डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, सुनो, आप मेरे को टेलीग्राम में एडमिन में जाके देख लेना, मेरा नाम मिल जाएगा आरके मेहतो नाम से। तो वहां पे जाके आप मेरे को क्या करना, एक तो सबसे पहले आपको अपना नाम भेजना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, उसके बाद आपका एग्जाम टारगेट, कौन सा आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो, इसके बाद आपका प्लेस और बैच का नेम। ये 4-5 चीजें भेज देना बेटा। उसके बाद आपका जो सवाल होगा ना अगले लाइन में वो भेज देना, एक मैसेज में ये पूरा, मेरा नाम, नेम मोहित, डेट ऑफ बर्थ 4/3/2005, क्वालिफिकेशन बीए पास, एग्जाम टारगेट आईबीपीएस या बैंक एग्जाम लिख देना, प्लेस कहां से भी आप बात कर रहे हो, हरदोई से, बनारस से, जो भी है, बैच का नाम तो आपका ये वाला बैच, चौपाल बैच, बस इतना लिख देना। उसके बाद जो है आप अपना सवाल नीचे लिख देना। ये सोच रहे हो सर ये क्यों मांग रहे हो आप? ये इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता रहे कि मेरे को कैसे आपको गाइड करना है। एक बार एक बच्चे से मैंने 10-15 मिनट तक बात करी, उसको अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने समझा दिया, 15-20 मिनट मैंने गाइड किया। फिर मैंने पूछा कि बेटा इस बार वाला आप एसबीआई दे रहे हो क्या? नहीं सर नहीं दे रहा। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों नहीं दे रहे? कह रहा सर मैं भी एलिजिबल नहीं हूं। मुझे लगा फाइनल ईयर खत्म नहीं हुआ होगा बेचारे का। मैंने कहा कि एलिजिबल नहीं हो बेटा, अभी कौन से ईयर में हो? कह रहा सर 11th क्लास में हूं। मन तो ऐसा आया ना मेरे अंदर, मन तो ये किया कि मतलब पिटाई कर दूं उसकी, कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का 15-20 मिनट दे दिया, वो टाइम में दूसरे बच्चों को देता तो शायद उसका करियर बन जाता, उसके थोड़ा डाउट क्लियर हो जाते। हम इतने फ्री नहीं है ना कि फालतू की बात करें। इसलिए बेटा आप लोग जो है ना ये टेलीग्राम पे पहले मुझे ये भेजना, फिर आपका डाउट भेजना। ठीक है, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करूंगा और आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं जरूर दे दूंगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए टेलीग्राम पे बेटा, टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है ना आपका, टेलीग्राम का ग्रुप है ना, आप सारे बच्चे पेड बैच वाले बच्चों को टेलीग्राम का ग्रुप है, तो वहां पे जब आप मेरे से अपनी बात पूछोगे तो वहां से आप पहले ये भेज देना ताकि मुझे कंफर्म रहे कि यस आप एलिजिबल हो, मैं उसी तरीके से आपको गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, बड़ा भाई की तरह ट्रीट कर सकते हो, एज अ दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हो, जैसा भी आपको पूछना है आप पूछिए। RWA अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, बस हमारी शर्त है कि अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, बस चाहे आप कितने कमजोर बच्चे हो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा दिव्या कुक्स टेस्टी फूड, तो यहां तक क्लियर हुआ कि भाई हमने बात करी कि दिव्या जो है वो, दिव्या में डी जो है वो हमारा एक लेटर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आई लेटर हुआ, ये वी लेटर हुआ, ये सारे लेटर को जोड़ दिया तो हमारा बन गया वर्ड। अब ये सारे वर्ड को जोड़ दिया तो बन गया हमारा सेंटेंस। लेटर से मिलकर के वर्ड बन गया और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बन गया। समझ में आ गई बात सबको? बढ़िया है। आप चाहो तो मुझे सर की जगह भैया बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल। लड़कियों जितनी क्लास में बैठी हो अगर आपको मतलब लगे तो भैया भी बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर जिस भी लड़की का भाई ना हो तो मुझे भैया बोल सकती हो, ठीक है, और लड़के भी बोल सकते हो मुझे भैया। चलो तो क्लियर हुआ। तो द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जो वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप होता है बेटा उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके आगे चलते हैं। देखो, अब जब तक कभी कोई वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं लिखा हुआ होता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? तब तक हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। तब तक हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही बात कोई फर्स्ट पर्सन, जब वही बात मैं किसी को बोल करके बता दूं आगे, जैसे मान करके चलिए कि लिखा हुआ है मोहित रॉट अ पोएम, ठीक है, मोहित रॉट अ पोएम, राइट? तो यहां पे सेंटेंस है आपका जब तक कोई चीज लिखे हुए फॉर्मेट में है। ठीक है, जैसे हम उसको लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मींस व्हाटएवर वी आर डूइंग विद दैट, तब तक वो क्या है? सेंटेंस है। लेकिन जब वही बात मैं बोल करके आपको कह रहा हूं, मैं जैसे मान लो मैं आप में से अर्जुन यादव है, तो मैं अर्जुन को कह रहा हूं कि अर्जुन मोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित ना क्रिकेट खेल रहा था, मैंने कहा कि मोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो मैंने बोल करके एक्सप्रेस कर दिया तो वो क्या बन गया हमारा? वो बन गया हमारा वॉइस। जब तक वो लिखा हुआ था राइटिंग में तब तक वो सेंटेंस है, लेकिन जब वही बात हमने बोल करके बता दी तो यानी कि वो स्टेटमेंट बन गया। हाँ कि ना? है ना? वो स्टेटमेंट बन गया, यानी कि स्टेटमेंट को ही हम वॉइस कहते हैं, स्टेटमेंट को हम वॉइस कहते हैं। समझ में आ गई बात? और जब यही बात बेटा कोई फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड को बताए और सेकंड जाकर के थर्ड को बता दे, फर्स्ट पर्सन सेकंड को बता रहा है, सेकंड जाकर थर्ड को बता रहा है, जैसे मान लो
प्राची है। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे प्राची ने गौतम को बताया कि अरे गौतम, गौतम पता है मैं ना आज मटर पनीर की सब्जी लाई हूं लंच में, और गौतम जाकर के अंकुर वर्मा को बता दे, ओ अंकुर तेरे को पता प्राची मटर पनीर लेके आई है लंच में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ए पर्सन जाकर के बी को बताए और बी जाकर के सी को बता दे, ए पर्सन बी को बता रहा है और बी पर्सन जाकर के सी को बता रहा है, तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, तो नरेशन कहते हैं, याद रहेगा सबको, इसी को कहते हैं बेटा नरेशन, यानी कि इंग्लिश में दूसरे शब्दों में कहें तो स्पीच कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको कहा जाता है स्पीच, नरेशन या स्पीच। मैं कलर चेंज कर लूं क्या इसका, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को ना दिख नहीं रहा होगा ठीक से, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो वॉइस यानी कि स्टेटमेंट होता है आपका, स्टेटमेंट होता है, और नरेशन को हम स्पीच कहते हैं। जो सुना है ना आपने, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये वही है। ठीक है, अब इसको और हिंदी में बताऊं तो हिंदी में ये लो फिर भाई, सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा वाक्य, वाक्य इसको बोलते हैं वाच्य, और इसको बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, तो इसको बोलते हैं कथन, कथनी, कथनी सुना ना, कथनी करनी वही कथन, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, ध्यान रहेगा। तो क्या क्या पढ़ाया, एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखो मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुनो। मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया कि टॉपिक क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, इस बारे में बात करी हमने। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि बेटा हमारा जो बैंकिंग का एग्जाम होता है, दो तरीके से बेसिकली एग्जाम लेता है, वैसे तो है और भी, एलआईसी है, नाबार्ड है, एफसीआई है, आरबीआई है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन उनका बता रहा हूं जिनका आप फॉर्म इमीडिएट बेस पे भर सकते थे, भरेंगे आगे, ठीक है। तो मेन आपका आईबीपीएस और एसबीआई, दो आपके एग्जामिनेशन के बोर्ड होते हैं, ठीक है, दो बोर्ड होते हैं, एसबीआई और आईबीपीएस। आईबीपीएस दो तरीके से एग्जाम लेता है, एक होता है नॉर्मल आईबीपीएस सिर्फ आईबीपीएस नाम से, और एक होता है आईबीपीएस आरआरबी नाम से। तो आईबीपीएस जो नॉर्मल वाला होता है, क्लर्क पीओ एसओ तीनों की भर्ती निकालता है। आईबीपीएस आरआरबी ये भी क्लर्क पीओ एसओ तीनों की भर्ती निकालता है, ठीक है। और एसबीआई भी क्लर्क पीओ एसओ तीनों की भर्ती निकालता है। तो ये जो आपके पास आईबीपीएस आरआरबी वाला हिस्सा है बच्चों, आईबीपीएस आरआरबी वाला जो आपका हिस्सा होता है, सिर्फ यही आपका हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस मांगता है, ठीक है। बस इसी में हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है, यानी कि आप ये देख पा रहे हो कि आपके पास सिर्फ इसी का मौका नहीं है, आगे आप इसके भी फॉर्म भरोगे, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना वो इस लेवल का भी पढ़ाऊंगा, और ये भी लेवल आपको दूंगा आगे, धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस चलेंगे ना, तो आपको ये लेवल सारा कवर करवाऊंगा आप, ठीक है। चलिए राधे श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चलो तो उसके बाद फिर हमने बात करी कि भाई इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से याद भी रहेगा, चीजें समझ में भी आएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको ना आपकी रीडिंग स्किल मजबूत करने की जरूरत है बेटा, क्या रीडिंग स्किल मजबूत करने की जरूरत है। और यहाँ पे एक छोटी सी ना मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, मानना या ना मानना वो आपके हाथ में। अगर आप लोग मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना फेवरेट गुरु मानते हैं, आप मुझे अपना दोस्त या अपना सर, जो भी आप एक्सपेक्टेड मानते हैं, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो वाकई में, तो आप मेरे कहने से, मात्र मेरे कहने से आप जो है ना 2 मंथ लगातार द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आ जाओ। 2 मंथ लगातार बिना रुके, रोज होती है बेटा सुबह 8 बजे इसी चैनल पे, सुबह 8 बजे होती है बेटा, रोज सुबह सुबह होती है क्लास, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह क्लास होती है 8 बजे। 2 महीना मेरे रिक्वेस्ट पे, कहने पे आप ये लगातार 2 महीना ले लो। अगर आप में फर्क ना दिखा तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको वादा देता हूं बेटा, जब तक आपका मैं कॉम्प्रिहेंशन तक इस बैच में पहुंचूंगा, तब तक आपको कॉम्प्रिहेंशन पहले से आ गया होगा करना, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स, वर्ड स्वैप सब कुछ आ चुका होगा, ठीक है। तो मुझे प्रॉमिस करो कल सारे बच्चे मुझे इस क्लास में दिखोगे, प्रॉमिस करो एक बार, कल सारे बच्चे मुझे सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में दिखोगे। और अगर ये बैच आपने ईमानदारी से कर लिया, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे कर लिया, तो बेटा फिर कल को चाहे आप कोई और भी कितना एग्जाम दे लो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे लो, सारे कवर हो जाएंगे बहुत आसानी से। इंग्लिश सबका कवर करवाऊंगा आपको, क्लियर हुआ, यस और नो। चलिए तो मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए, कल सुबह 8 बजे सबकी अटेंडेंस मुझे चाहिए क्लास में। और ये नहीं कि 5 मिनट किया भाग गए, नहीं, एंड तक टिकना है। 8 से 9 बजे होती है क्लास, कितने बजे, 8 से 9 बजे तक होती है। आज नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था, ठीक है। चलो यहां तक हुआ। तो मैंने आपको बोला था इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है बेटा, इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। लैंग्वेज में बेटा हमारे पास अल्फाबेट होता है एक, कितना, सिर्फ एक अल्फाबेट होता है। उस अल्फाबेट के अंदर लेटर होते हैं 26, उस अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर है, और उस 26 लेटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल मत बोलना, वॉल होता है, वॉवेल नहीं, वॉल और कॉन्सोनेंट। तो वॉल होता है 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। और ये इसको छोड़ के जो बच गया लिख देता हूं यहाँ पे, ए ई आई ओ और यू, ये आपका हो गया बेटा वॉल। और इनको छोड़ के क्या बच गया आपका, बी है, सी है, एफ जी एच जे के एल एम, जो भी बच गए वो सारे आपके कॉन्सोनेंट होंगे। हाँ बेटा यूट्यूब पे होगी, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे होती है एडिटोरियल की क्लास, ठीक है। चलो तो वॉल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, यहाँ पे हुआ। और आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। फिर मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं, कुछ बात लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी हमने लिखा तो डी से लिखा कि दिव्या। तो दिव्या में जो डी है बेटा, दिव्या में जो आपका डी है वो हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट लेटर होता है, इसको हिंदी में वर्णीय अक्षर कहते हैं। फिर हमने और लेटर लिखे, डी आई वी वाई ए, दिव्या। तो ये हमारे सारे लेटर को मिला दिया, क्या बन गया, वर्ड बन गया। फिर कुक्स एक वर्ड है, टेस्टी वर्ड है, फूड एक वर्ड है, इन सारे वर्ड को मिला दिया तो बन गया सेंटेंस। यानी हमने क्या सीखा कि लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, राइट। तो अगर कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट्स कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि मीनिंगफुल होना जरूरी है, सिर्फ ग्रुप नहीं, मीनिंगफुल भी हो। ऐसे तो हम इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं, मीनिंग आनी चाहिए कुछ। अगर हम इसको आगे पीछे कर दे, फूड कुक्स दिव्या टेस्टी, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस कहलाने के लिए ग्रामेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सही होना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। चलो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो होता है, जब तक ये लिखे हुए फॉर्मेट में तब तक सेंटेंस है, लेकिन वही बात जब हम किसी को बोल के बता दे तो वो वॉइस बन जाता है, और वही बात जब हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं और वो बात आगे पहुंचा रहा है तो उसे नरेशन कहते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है, जल्दी से बताइए। अब यहाँ पे आपको बेटा बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब वॉइस और नरेशन में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास जब आपकी आगे बढ़ेगी तो वहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अभी आगे टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, कंडीशनल, टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा। और आपको पढ़ाने का सीक्वेंस होगा ना बेटा, तो सीक्वेंस भी आपको मैंने लिख दिया है, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस हमारा यही होगा, टेंस फिर वॉइस नरेशन कंडीशनल ऐसे करके फिर ये सारे स्टार्ट होगा, मतलब सीक्वेंस ये होने वाला है, ठीक है बेटा।
चलो उम्मीद कर रहा हूं आज जितनी चीजें बताई पढ़ाई क्लियर हुआ है सब कुछ। एक बार कमेंट करके बताइए बेटा क्लास कैसी लगी। आज मैं बहुत लंबा नहीं घुसूंगा पढ़ाने में, ये नहीं कि 10-12 रूल सिखा दिया आज ही, नहीं वो नहीं करेंगे। आज की क्लास हल्की रखेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है आपकी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी आपकी, ग्रामर इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने आपको, क्या क्या एग्जाम में आता है वो इंट्रोडक्शन हो गया, क्या क्या एग्जाम्स आपको किस किस तरीके से देना होता है वो बता दिया। और बात रही एक बच्चा कॉपी पेस्ट कर रहा है सर इसका एग्जाम कब होगा, तो बेटा इसका एग्जाम जून में, तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जून में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आपका अगस्त में एग्जाम होगा, राइट। तो अभी आपके पास लंबा समय है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और 2 महीना मिनिमम मेरे साथ जुड़िए, सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ना। और अभी मेरी 5 बजे भी क्लास है बेटा, 1 घंटे के बाद मेरी 5 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी वोकैबुलरी की। अगर आप चाहते हो कि साथ साथ में वोकैब भी स्ट्रांग हो जाए सर मेरी, तो आप रोज 5 बजे मेरे साथ जुड़ना। अभी 5 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे आप चाहो तो जुड़ जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, उससे आपको वोकैब सीखने को मिलेगी। बाकी जो डेडिकेटेड बच्चा है वो तो जुड़ जाएगा, और जो टाइम पास वाले बच्चे हैं वो कुछ टाइम के बाद अपने आप हट जाते हैं, ठीक है। लास्ट में अच्छे बच्चे ही बचते हैं, डेडिकेटेड बच्चे ही मेरे साथ रहते हैं। बाकी आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी क्लास का शेड्यूल आप चाहें तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। सुबह 8 बजे, जैसे कई बच्चे होते हैं कि सर आपको मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद आई, आप अपना शेड्यूल बता दो, तो ये देखिए ये शेड्यूल है बेटा। सबसे पहले आपका सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल से क्लास स्टार्ट होती है मेरी, उसके बाद 10:30 बजे होती है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो ये आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चाहो करना तो कर सकते हो अगर आप फ्री हो उस समय में। तो फिर 1 बजे आपकी उड़ान बैच, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि तो एप्लीकेशन की क्लास है, ठीक है, जो एप्लीकेशन पे बच्चा वही कर सकता है। और 3 बजे आपकी अभी जो मैं आपकी क्लास कर रहा हूं वो, और फिर आपकी 5 बजे वोकैबुलरी की क्लास है, यानी कि आपकी वोकैब स्ट्रांग करने की क्लास है, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से आपकी सारी क्लास होनी चाहिए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे साथ सुबह 8 बजे भी जरूर जुड़िएगा, और दोपहर को 5 बजे, शाम को 5 बजे भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अभी सेशन को हम यहाँ करते हैं समाप्त। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम पे आप अपना डाउट जरूर भेज दीजिएगा, अगर है तो कल तक आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।